हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आप इस चैप्टर में जान रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पूर्व की प्रक्रियाएं, फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन की प्रक्रिया, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रियाएं, जिसमें निषेचन के पहले होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल्स में और oogenesis की प्रक्रिया होती है फीमेल्स में। बच्चों, आपको जब लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का तो उस दिन आपको पूरा केवल आधे घंटे के अंदर आप पूरा जैसे एक कहानी को याद कर लेते हैं, उसको अगर आप समझ लेते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एग्जाम की कॉपी में आपको लिखने में मुश्किल नहीं होती। तो वर्डिंग्स जो भारी भरकम शब्द होते हैं आपके कॉन्सेप्ट में, उनसे घबराएंगे नहीं, उनको समझ लेंगे और समझने के बाद अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में आंसर करेंगे तो आपके मार्क्स हमेशा ही अच्छे आएंगे। चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और oogenesis से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको सामने oogenesis की प्रोसेस दिखाई पड़ रही है फ्लो चार्ट के माध्यम से। आपने अपनी कॉपी में बनाया है इसको। इसमें आपने देखा कि oogenesis की प्रोसेस में जो oogoनियम होता है, बहुत सारे oogonia होते हैं, लेकिन हम एक oogoनियम को लेकर के समझ लेंगे आगे। एक oogoनियम में माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके दौरान क्या होता है, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, और प्राइमरी oocyte जब मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में होता है, जब मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में होता है तो उसी टाइम पे यानी कि प्रोफेज के टाइम पे ही क्या होता है, रुक जाता है। वो जो प्रोसेस है, जो oogoनियम में माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही, वो केवल मियोसिस 1 यानी कि प्रोफेज में पहुंचते ही वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद फीमेल चाइल्ड के बर्थ से लेकर के और चाइल्डहुड को कवर करते हुए प्यूबर्टी को टच करने के बाद ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है फिर आगे डेवलप करती है, आगे बढ़ती है, और उसके बाद मियोसिस फर्स्ट का जब डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जो पोलर बॉडी बाद में डिजेनरेट हो जाती है, उसके बारे में कोई भी तथ्य अभी नहीं पाया गया है कि ये पोलर बॉडी एक्चुअल में निर्माण होता है तो इसके ये कहाँ जाती है। सेकेंडरी oocyte में देन अगेन मियोसिस का सेकेंड डिवीजन होता है और मियोसिस का सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है। सेकेंडरी oocyte ही यहाँ पे आप स्क्रीन में देते हैं, ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें मियोसिस का जब सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है तब ये ओवम के रूप में बदल जाते हैं और मैच्योर एग सेल के रूप में बदल जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले सेशन में अच्छी तरह से समझा दिया था। तो अगर किसी बच्चे को स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस में मतलब इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आपको चैट के माध्यम से पूछना है या हैंड रेज के माध्यम से पूछना है कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है, वो क्लियर की जाएगी। तो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो प्रोसेस होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको दिमाग में रखना होगा कि किस तरह से उसकी संरचना होती है और कैसे उसका फंक्शन जो है वो होता है। गैमीटोजेनेसिस जो है आपका दो तरीके का होता है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट्स का फॉर्मेशन। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था कि गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस में गैमीट्स के फॉर्मेशन में आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब oogenesis की प्रोसेस होती है तो उसमें एक मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन
होता है। कैसे होता है? द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे हमने बात करी थी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, और जब हम oogenesis की बात करते हैं तो इन दोनों की तुलना में oogenesis में एक मैच्योर एग सेल का निर्माण होता है। जो oogoनियम होता है, ये आपका फीमेल चाइल्ड के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही शुरू हो जाता है ना, जहाँ पे गैमीट मदर सेल, जिसे हम oogonia कहते हैं, ये बनती है कहाँ पर? फीटल ओवरी में, यानी कि माँ के गर्भ में जो शिशु है, जो फीमेल चाइल्ड है, उस फीमेल चाइल्ड की ओवरी में ये गैमीट मदर सेल्स यानी कि oogonia का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी समझने वाली बात है कि इसको याद रखेंगे, अदरवाइज फिर अब बाद में कंफ्यूजन होगी, है ना। These cells undergo meiosis। वहाँ पे उसी समय पे meiosis का डिवीजन शुरू होता है, लेकिन आप सबको पता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 4 चरणों में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज यानी कि जो मियोसिस का पहला चरण है, उसी पहले चरण में ही ये टेम्पररीली रुक जाता है एट द प्रोफेज एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes। और उसके बाद वहां से जो बनने वाली जो संरचना है उसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं, है ना। और ये प्राइमरी oocytes जो है एक पोलर बॉडी का भी निर्माण साथ में होता है। लेकिन ये कब होता है? मियोसिस जब हो रहा होता है तो प्रोफेज में ही रुक जाता है ना। अब बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी से पहले a large number of primary oocytes degenerate and the remaining ones get surrounded by layers of granulosa cells and new theca and are called secondary follicles। प्यूबर्टी पे पहुंचने से पहले ही बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं, लेकिन ना तो नए बनते हैं और ना ही नए ऐड होते हैं, केवल डीजेनरेट होते हैं। तो संख्या उनकी 60,000 से 80,000 के आसपास तक की बचती है। जो बची हुई संख्या है वो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स से घिरे हुए होते हैं और उनको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स एक के बाद इनका डेवलपमेंट होता है, और जब टर्शियरी फॉलिकल आ जाता है तब उसके बाद उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और इस स्टेज में जब प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, तो यहाँ पे मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोमल नंबर था किसी सेल में 46 का, वहाँ पे वो क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 23 हो जाता है, यानी कि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल के रूप में कन्वर्जन हो जाता है। जैसे ही मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट होता है, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, which results in the formation of haploid secondary oocyte and a tiny polar body. This tertiary follicle further changes into the Graafian follicle। ये जो tertiary follicle है ये आगे चल करके Graafian follicle के रूप में बदल जाता है। The secondary oocyte is surrounded by the zona pellucida। सेकेंडरी oocyte जो है वो जोना पेल्यूसिडा से कवर्ड होती है ना। अब उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होती है तो क्या रिलीज होता है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस के द्वारा ओवम रिलीज होता है। और ये जो ओवम रिलीज होने की प्रक्रिया है बच्चों, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट्स एंड बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रजनन काल में होने वाली एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक साइकिल है, जो हर फीमेल के अंदर यानी कि हर प्राइमेट्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी पाई जाती है, और ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार्क के नाम से जानते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो है
वो एक मंथली साइकिल होता है, 28 to 29 डेज का ये साइकिल होता है। और इस साइकिल में काफी इवेंट्स होते हैं फीमेल बॉडी में, जो पहले डे 1 से स्टार्ट होकर के अगले 28 दिनों तक वो इवेंट्स चलते रहते हैं प्राकृतिक तौर पे। और हर 28-29 दिन के अंतराल पे, हर 28-29 दिन के अंतराल पे, जिनको हम सामान्य तौर पे पीरियड्स के नाम से जानते हैं, वो एक प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया होती है और जो प्रेगनेंसी में सहायक है। वो प्रक्रिया जो है वो प्रेगनेंसी में सहायक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर रेगुलर पीरियड्स किसी भी फीमेल में नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, या हम ये कह सकते हैं कि वो कभी कंसीव नहीं कर सकती। तो ये जो पीरियड्स हैं ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक एक घटना है जो हर फीमेल की बॉडी में होती है। और उस दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं उसको आप इस ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक तौर पर हम बात करें, एक डॉक्टर बनेंगे आप लोग फ्यूचर में, बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे। तो अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें, इस घटना को, जो ये प्राकृतिक घटना है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि 2 तरीके के हार्मोन्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला तो है पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और दूसरा आपका ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल जो है, जो आपके ओवरी से सिक्रीट होते हैं। लेकिन ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं वही करते हैं। ठीक है। ओवेरियन इवेंट यानी कि ओवरी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ओवरी में आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में, डेवलपिंग फॉलिकल, यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और जब टर्शरी फॉलिकल तक पहुंचता है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का पैच दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एंट्रम का निर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ पे एंट्रम बन चुका है और एंट्रम के बनने के बाद ये आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल के रूप में बदल जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल फिर बाद में लास्ट में रप्चर हो जाती है, जिससे सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, इस घटना को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये घटना सामान्य तौर पर महीने के बीच में होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए डे 1 जो था मेंसेस का, जब डे 1 जो था मेंसेस का, उससे 14th डे काउंट करके, उससे 14th डे हम काउंट करते हैं, तो उससे 14th डे काउंट करके उसके बाद, जैसे इस ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है आपको कि 16th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे आपको 16th डे पे ओव्यूलेशन दिखाई पड़ रहा है। तो 14th से लेके 16th डे के बीच में, 14th, 15th, 16th, है ना, इस तरीके से आपका ओव्यूलेशन फीमेल बॉडी में होता है। अब ओव्यूलेशन होने के बाद फीमेल बॉडी को ये नहीं पता कि शरीर जो है, मतलब प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, कंसेप्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए प्राकृतिक तौर पे, क्योंकि प्रकृति ने जो शरीर बनाया है तो उसमें पहले से नहीं पता होता कि कब कंसेप्शन होगा कब नहीं। तो जब ओव्यूलेशन होने के बाद नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे अगली घटना क्या होती है, शरीर ओव्यूलेशन के जस्ट बाद जो फीमेल बॉडी है उसमें प्राकृतिक रूप से ये तैयारी होती है कि यदि कंसेप्शन हुआ, यानी कि यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस के अंदर, जो मैंने 3 लेयर्स के बारे में बात करी थी हमने, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, जो आपका ब्लड वेसल्स से लोडेड लेयर थी, उस लेयर में डीजेनरेशन ना होने लग जाए और नेक्स्ट पीरियड ना आए, इसके लिए क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर की लाइन नीचे की तरफ दिखाई पड़ रही, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को दिखा रही है। तो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है,
और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल, हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन होने की दशा में क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो रीजेनरेट रहेगी, उसकी सुरक्षा करने का काम करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फॉर श्योर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जैसे ही लो होने लगता है, डाउन होने लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है, डाउन होता है, तो फिर से मेंसेस के स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है और अगली साइकिल, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका मेंस्ट्रुएशन का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, मतलब वैज्ञानिक तौर पे हम अगर मेडिकल वे में बात करें तो मेडिकल वे में इस तरीके की प्रक्रिया होती है और जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक प्राकृतिक घटना है वो परफॉर्म होती है। जो फर्टिलाइजेशन ना होने की दशा में होता क्या है, फर्टिलाइजेशन ना होने की दशा में वो यूट्रस के अंदर की जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम रीजेनरेट होने लग जाती है और डीजेनरेट होने के बाद शेड ऑफ होती है, ब्लड वेसल्स से लोडेड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ब्लड वेसल से लोडेड होने के कारण जैसे ही एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होने लगती है तो म्यूकस के रूप में, रेड कलर के फ्लूइड के रूप में वही एंडोमेट्रियम की लेयर वजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है और इसी प्रक्रिया को हम मेंसेस कहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक घटना है ना, जो सभी फीमेल्स की बॉडी में होती है। अब इसमें 3 फेजेस दिखाए जा रहे हैं, 3 फेजेस दिखाए जा रहे हैं। एक तो मेंस्ट्रुएशन का टाइम हो गया डे 1 टू डे 5, उसके बाद फॉलिकल्स का निर्माण वाला जो फेज होता है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं और ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज होता है जिसे हम सेकेंडरी फेज कहते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज हम किसे कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज हम किसे कहते हैं, इस फेज में जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो ग्राफियन फॉलिकल के फटने को इंड्यूस कर रहा होता है। जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को इंड्यूस कर रहा होता है, इसके कारण ओवम रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के कारण प्राइम जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है। और ग्राफियन फॉलिकल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है यही कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो एक प्रकार का हार्मोन है जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ना हो तो एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन नहीं रहेगी, डीजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियम जो है वो क्यों जरूरी है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी होने के टाइम में एंडोमेट्रियम का बने रहना, उसका मेंटेन रहना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन में और प्रेगनेंसी की अन्य जो आगे की घटनाएं हैं उनके लिए जरूरी होती है। तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के बाद नहीं होता, 9 मंथ्स तक होल्ड पे चले जाता है, मतलब 9 मंथ्स तक मेंसेस की जो प्राकृतिक घटना है ये नहीं होती है और डिलीवरी के बाद ही फिर ये घटना वापस से शुरू होती है जब शरीर रिकवर हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी अगर होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी इवेंट्स जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही हैं ये बंद हो जाती हैं और इसीलिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो होता ही नहीं है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एवरी मंथ आवश्यक नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो, तो फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है,
नष्ट हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है, और जब नष्ट हो जाती है तो एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन कॉज करती है, जिससे फिर से मेंस्ट्रुएशन की नई साइकिल शुरू होती है। फीमेल्स में प्यूबर्टी से लेकर के, मीनार्क से लेकर के और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनोपॉज कहते हैं, लगभग हर एक अलग अलग फीमेल बॉडी में डिफर करती है, लेकिन लगभग 50 इयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। तो ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर है। जो सामान्य प्रजनन की घटना होती है, जो सामान्य प्रजनन का काल है, उसका एक ये सूचक है, एक स्वस्थ सामान्य प्रजनन काल का सूचक है ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो मीनार्क से लेकर के मीनोपॉज तक के टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रजनन काल या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब ये स्क्रीन में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राफ आपने बनाया, और इस ग्राफ के अनुसार आपको पूरा साइक्लिक इवेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपी में भी ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसान रहे, और चीज़ें अगर आप एक बार ग्राफ में खुद से बनाएंगे तो आपको ईजी होगा, समझना आसान होगा, और उसके बाद से आप उसको आंसर अगर लिखना हो तो आराम से लिख पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस समय पे साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक होता है। नियमित रूप से अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से हाथों को धोना चाहिए, नियमित रूप से नैपकिन का यूज करने के बाद साबुन से हाथों को धोना चाहिए, पैड्स को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, और बेसिकली हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इस हाइजीन को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम बात कर रहे थे। इट इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज से शुरुआत होती है। इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के रूप में बदल जाते हैं, और जो आपका दिस कॉजेज द रीजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ग्राफियन फॉलिकल जो कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में बदलता है, वो एंडोमेट्रियम के रीजेनरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा होता है। इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। इस प्रक्रिया में, इस समय पर जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड एफएसएच, इनकी मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और इसी के कारण फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, और ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है वो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि 14th डे पर जब LH और FSH अपनी पीक पर होते हैं, तो उस समय पे पीक पे होने के कारण वो ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर होने के लिए क्या करते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर होने के लिए वो इंड्यूस करते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज, और इस फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और इसी दौरान क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। The remains of the Graafian follicles get converted into the corpus luteum, which secretes progesterone for the maintenance of the endometrium. और ग्राफियन फॉलिकल्स जो है उसके बाद चेंज हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, which secrete progesterone for the maintenance of the endometrium, जो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करते हैं और एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। जब फर्टिलाइजेशन की अगर घटना ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है, और इसके बाद फिर एंडोमेट्रियम जो है शेड ऑफ हो जाती है, और एक नई साइकिल की शुरुआत हो जाती है ना। तो इसमें अब आपको पढ़ना है इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन के बारे में जानने से पहले बच्चों आपको पढ़ना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि किस तरह से मनुष्यों के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनके मिलने से क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से ये तय होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ये मनुष्यों में कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में पढ़ेंगे। बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया, पॉइंट्स कौन से पढ़ चुके हैं आप? पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो कि प्राइमरी कौन सा होता है? टेस्टिस। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं वो है ओवरी। ठीक है, टेस्टिस से किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ओवरी से किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या बनता है? आपका बनता है ओवम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोसेस होती है oogenesis की, और उसकी प्रक्रिया के बाद आपका बनता है ओवम। ठीक है, तो बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में देखा जाता है, स्क्रोटम के अंदर मौजूद जो टेस्टिस होता है उसका तापमान स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमेशा कम करके रखता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना के लिए अति आवश्यक है। उसमें स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और स्पर्मेटोगोनियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं और मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही जो मेल जर्म सेल्स होती हैं यही स्पर्मेटोगोनियम के थ्रू स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis में क्या होता है? जो oogoनियम होते हैं उससे एक oogoनियम से एक ही ओवम का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्लियर है कि स्पर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अब इसमें आपका ये तो हो गया, ये दोनों प्रोसेसेस जो है इन्हें हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं, यानी गैमीट्स के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो गमीटोजेनेसिस कहलाती है। मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने की या फॉर्मेशन की ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को एकदम क्लियर है, चैट के माध्यम से एक बार मुझे बताएंगे कि यहाँ तक आपका 100% क्लियर है। इसमें आगे होनी है बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और उसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से
एक मंथ के अंदर कौन कौन से साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल ओवरी के अंदर और जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और ये जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज की एक महत्वपूर्ण घटना है, यानी कि कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी की घटना को होने के लिए इस घटना का होना आवश्यक है। ये बहुत ही प्राकृतिक घटना है और एवरी मंथ फीमेल्स की बॉडी में होती है और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझा दिया कि ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो हार्मोनल होते हैं और ह्यूमन फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर ये घटनाएं होती हैं। आज की क्लास में आप सबने गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में oogenesis की प्रोसेस होती है और उसमें स्पर्म्स और ओवम का निर्माण होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम आगे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।